22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने जो हमला किया है, क्या सच में उससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से खत्म तहस नहस हो गया है? यही दावा दोनों अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, लेकिन कल ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामेनेई ने साफ साफ कहा कि ये ईरान के खिलाफ एक साजिश थी और इजराइल और अमेरिका के एक्शन से बहुत ही मामूली सा नुकसान ईरान को पहुंचा है। यानी कि पूरा ये जो कैंपेन था नाकाम हो चुका है। अमेरिका के अंदर भी कुछ लोग फिर सबूत मांगने लगे, ये कहने लगे, ऐसी रिपोर्ट सर्कुलेट होने लगी कि कुछ खास हुआ नहीं है। ये जो 3 अलग अलग न्यूक्लियर ठिकाने हैं, फोर्दो, नतान्स, वहां पर अमेरिका ने स्ट्राइक जरूर की अपने बंकर बस्टर बॉम्ब से, लेकिन असर कुछ खास हुआ नहीं। ईरान ने पहले से ही वहां से यूरेनियम हटा दिया था। ईरान भी ये सुनकर के खुश हो गया। उन्होंने टीवी पर आकर के अली खामेनेई ने दावा किया कि ये सिर्फ एक दिखावा था, फोर्दो प्लांट जस का तस है और कुछ ही दिनों में हम पूरी तरीके से सक्षम हैं कि दोबारा हम न्यूक्लियर बम बना सके। लेकिन ये सारे दावे होने के बाद अमेरिका ने कल सबूत के साथ एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो और तस्वीरें दिखाते हुए पूरी दुनिया के सामने ये कहा कि जो भी हमारे दावे थे वो बिल्कुल सच थे और जो लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं वो जानबूझकर ईरान की साइड लेकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ साजिश में शामिल। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को लेकर के अब 2 पक्ष साफ साफ तरीके से सामने आ गए हैं। एक पक्ष है इजराइल और अमेरिका का, जो कह रहे हैं कि ईरान के परमाणु बम बनाने का खतरा अब टल गया है और उसके न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। और दूसरी तरफ है ईरान, जो कि कह रहा है कि भाई हमने यूरेनियम तो पहले ही हटा लिया था, ये सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए एक पूरी प्लानिंग इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के की है। ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका के मुंह पर ये एक जोरदार थप्पड़ है, हम आगे अमेरिका के ठिकानों पर भी हमला करने में सक्षम है। तो ये बात अमेरिका और इजराइल को भूलनी नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि इन दोनों में सच कौन बोल रहा है? Any intelligence we get about Iran developing nukes and long-range missiles will be answered with an Israeli attack. We define the risk of the nuclear threat and the threat of missile production, and we hit all their facilities. If Khamenei had been in our sights, we would have taken him out, but we didn't have the chance. तमाम हंगामे और बड़े बड़े दावों के बावजूद इस्लामी गणतंत्र ईरान के हमलों में नकली ज़ायोनी शासन को लगभग मिट्टी में मिला दिया गया और कुचल दिया गया। अमेरिकी सरकार सीधे युद्ध में शामिल हो गई, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो ज़ायोनी शासन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका को इस युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यहाँ भी इस्लामी गणतंत्र ईरान विजयी हुआ और अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। तो क्या अब दोबारा इन दोनों देशों के बीच में किस तरीके का युद्ध हो सकता है? क्या सच में इजराइल अली खामेनेई की हत्या करने की कोशिश कर सकता है? अड़ी के ये सवाल आज यही है। ईरान हमले का आया सबूत, यूरेनियम पर कौन बोल रहा है झूठ? सबूत गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। कौन सच बोल रहा है, अमेरिका, इजराइल या ईरान? मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। एयर कॉमोडोर अशविंदर सिंह बैल, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है। पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी जी और अशरफ जैदी वेस्ट एशिया अफेयर्स के एक्सपर्ट है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि कल अमेरिका ने पहली बार एक वीडियो दिखा करके बहल साहब पूरी दुनिया के सामने रखा है कि उनके बंकर बस्टर बॉम्ब आखिर काम कैसे करते हैं। शायद आज तक सबसे डिटेल तरीके से ये वीडियो जो उनके जनरल हैं और उनके रक्षा सचिव हैं, उनके रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा है। अमेरिका के एक तरफा सबूत देने से यह जो काम उसने किया है उसको अपने ही आप में जस्टिफिकेशन से नहीं कुछ कहा जा सकता, बल्कि जो इस तरह के एक्सपर्ट्स हैं जो जानते हैं कि उस बॉम्ब का कितना काम हो सकता है और फोर्डो जो ईरान के पास ये जो प्लांट हैं ये जो थे ये किस तरह से थे, कितने गहराई में थे, इन सभी एनालिसिस को देखते हुए ये समझ में आ रही है बात।
और कि अमेरिका अपने हदफ में कामयाब नहीं हो पाया। कैसे सर, कैसे? क्योंकि अलग अलग एजेंसीज हैं आपकी, इजरायली एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, यूएन है, वो सब कह रहे हैं कि यहाँ पर डैमेज तो हुआ है। नहीं, डैमेज तो ईरान ने भी माना है कि उसका एग्जिट और उसका जो बाहरी हिस्सा है वो डैमेज हुआ है, लेकिन इस तरह डैमेज हो कि वो यूरेनियम जहां तक रखा हुआ था, वैसे तो ईरान ने ये बात मानी है कि हमने उस यूरेनियम को वहां से, जो हाई लेवल यूरेनियम था, उसको वहां से हटा दिया था। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि अगर वो वहां होता भी, तो ईरान और ईरान की तरफ से जो अथॉरिटीज है उनका ये मानना है कि जितना कुछ अमेरिका ने बॉम्ब गिराने के बाद किया है उससे उस यूरेनियम का कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। और फिर दूसरी सबूत ये है, ईरान अपने चीज को, अपने दावे को सच साबित करने के लिए कहता है, मैं भी चूंकि ईरान में रहा हूं, मैंने देखा है जहां पे ये फोर्डो है उसके आसपास थोड़ी दूर पर आबादी रहती है। ईरान की ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि आप लोगों को, यानी अपनी पब्लिक के लिए जो फोर्डो के आसपास रहते हैं उनके लिए ये आया था कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और आप लोग वहां से प्लान ना कीजिए, आप लोग जहां हैं वहां हैं, सुरक्षित रहिए। और मैंने देखा है कि वहां के लोग जो रह रहे थे वो वहां आराम से आज भी रह रहे हैं, किसी तरीके का कोई रेडिएशन देखने को नहीं मिला है। हाँ। तो इससे, और दूसरी चीजें ये हैं, आईए जैसी एजेंसी आज भी ईरान के साथ कोऑपरेशन के लिए तैयार है। वो कहती है कि आपका जो यूरेनियम है हम देखना चाहते हैं, अपने अंडर में उसको रखना चाहते हैं। फिर अगर अमेरिका ने ये सब कर लिया है, ठीक है, तो ईरान जनरल सिवाच, ये बार-बार रिक्वेस्ट, अमेरिका पे भरोसा क्यों किया जाए? क्योंकि कई लोग तो ये भी कहेंगे कि आपने ये सैंपल वीडियो क्यों दिखाया? अगर आपने सच में मारा ही है तो आप एक्चुअल वीडियो दिखा देते ना। ये तो एक सैंपल वीडियो है कि बंकर बस्टर कैसे काम करता है। आप दिखाइए, फोर्डो पे हमने मारा बंकर बस्टर। जनरल सिवाच, किस पे भरोसा करें? देखो, सच्चाई ये है कि दो बातें हैं। एक तो ये मान के चलो, ये फोर्दो, नतांज और इफ्शान, स्पेशली जो GBU-57 बम्बर फोर्दो में डाले गए हैं, नुकसान तो हुआ है। कितना हुआ ये तो उसका, जब आप एक प्रकार से डैमेज कंट्रोल की जो एक एजेंसी है वही बता सकती। सर, ओब्लिटरेट हुआ है कि मतलब नेस्तनाबूत हुआ है कि नहीं? अमेरिका कह रहा है हमने खत्म कर दिया, ईरान अब बम नहीं बना सकता। हाँ, मैं यही बताने की, देखो मैं जस्ट गिव मी सम टाइम। उसमें है क्या कि ये जो GBU-57 है ये 60 मीटर तक जा सकता है। वो 80 मीटर के करीब इन्होंने रखा हुआ था यूरेनियम, और वो टेंडम में जा सकता। कहने का मतलब है इतने बम GBU-57 10 से 12 फोर्दो में उन्होंने गिराए हैं, तो वो इलाका दोबारा यूज नहीं हो सकता। ये मान के चलो आप उसको ओब्लिटरेट कहो या ये को नॉन यूजेबल है। मगर उसमें पॉइंट ये नहीं है पद्मा जी, इसमें पॉइंट ये है कि जो बात आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है ईरान ने इस हमले से पहले ही कहीं शिफ्ट कर दिया। देख, पीकैक्स जो माउंटेन है जो कि 5000 फीट है, 140 किलोमीटर साउथ में फोर्दो के, वो कहते हैं वहां पर 400 केजी का जो यूरेनियम है एनरिच किया हुआ, इन्होंने वहां शिफ्ट कर दिया। अगर इन्होंने वहां शिफ्ट करने में सक्सेसफुल हुए तो फिर फोर्दो में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा खारिज कर दिया इस खबर को। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ये बकवास है। कल पीट हेग्सेथ से भी पूछा गया, उन्होंने आई हैव गॉट नो एविडेंस, ऐसा कोई सबूत हमारे सामने नहीं है कि इसको शिफ्ट किया गया है। यही मैं कह रहा हूं, ये क्लेम और काउंटर क्लेम है। मुझे भी ये लगता है कि जो नुकसान हुआ है ईरान में, वो इतना हुआ कि ईरान आने वाले समय में कम से कम 5 से 6 महीने में दोबारा न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं बना पाएगा, और चाहे वो शिफ्ट भी करे। एक और पॉइंट है पद्मा जी, इसमें जो सेंट्रीफ्यूग है वो कहते हैं वो डैमेज हुए हैं, और नटाज और इफ्शान बिल्कुल नॉन यूजेबल है, क्योंकि इसमें तोमाहाक मिसाइल के हिट किए हैं जो कि आपके पर्शियन गल्फ से सबमरीन से छोड़े गए थे। मैं दो बातें कहना चाहूंगा इसके अंदर। यह सच्चाई है कि जो नुकसान किया है स्पेशली GBU-57 बम में फोर्दो जो ये आपका न्यूक्लियर फैसिलिटी आने वाले समय में इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक है, फैसिलिटी तो इस्तेमाल नहीं हो सकती, यूरेनियम शिफ्ट हुआ नहीं। ठीक है, यूरेनियम की बात जहां तक है उस पर बहुत सारे अलग अलग असेसमेंट्स किए गए हैं, उस पर हम आए। इसके पहले एक और बहुत जरूरी तस्वीर हमें इस वक्त देखनी चाहिए, जो एक फोर्दो को लेकर के अलग अलग सैटेलाइट इमेजेस निकाली हैं, और ये पूरा उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, सर, जो अमेरिका का है,
अगेन पहली बार इतना डिटेल में उन्होंने दिखाया है कि वो पूरी साइट कैसी है और किस तरीके की सैटेलाइट इमेजेस बिफोर एंड आफ्टर देखी गई हैं। तो ये पहले बताइए कि ये क्या हमें बताता है, ये पोर्टल्स अलग अलग और वेंटिलेशन शाफ्ट्स। देखिए, हम लेके चले कि उनके पास कम से कम 4 टनल्स हैं। क्यों मैं कह रहा हूं 4 टनल्स हैं? पोर्टल का क्या मतलब होता है? पोर्टल किसी भी ऐसे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में जब हम माइनिंग भी करते हैं तो एंट्रेंस, टनल की जो एंट्रेंस होती है उसको पोर्टल बोला जाता है। ये जरूरी नहीं है कि टनल की पूरी एंट्रेंस वहां पे हो, टनल की एंट्रेंस पहले भी हो सकती है, लेकिन वहां से रास्ता मिलता है उस टनल तक जाने का। तो ये वाले है पोर्टल 1, 2, ये 4 है और 3 यहां पे है। तो यानी कि 4 एंट्रेंसेस है, इसका मतलब 4 टनल तो है। और वो 4 टनल अंदर जाके क्या एक पूरा बड़ा बंकर बनती है जहां पे सेंट्रीफ्यूज होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और वो कह रहे हैं इसी को हमने टारगेट किया है, जो आपके पोर्टल्स और वेंटिलेशन शाफ्ट है, इसको हमने बम मार करके ब्लॉक कर दिया है। अब ये वेंटिलेशन शाफ्ट क्या है, जिसको वो वेंट कहते हैं जनरल केन? ये वेंटिलेशन शाफ्ट वो होती है कि टनल को हवा चाहिए, तो जो नेचुरल हवा है वो तो ऊपर है, तो ऊपर बनता है उसका ओपनिंग। ये जो 1 और 2 दिखा रहा है ओपनिंग बनता है, और उस वेंटिलेटर शाफ्ट से हवा आती है जो कि टेम्परेचर भी मेंटेन करती है, हवा की क्वालिटी भी मेंटेन करती है, और साथ साथ मेंटेन करती है ह्यूमिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी न्यूक्लियर एरिया में या रिसर्च सेंटर के अंदर। अब 1-2 चीजें हैं यहाँ पे, यानी कि अगर किसी फैसिलिटी को काम करना है तो इन सब का ऑपरेशन होना बेहद जरूरी है। अगर ये बंद हुए, ब्लॉक हुए, आपका ये फैसिलिटी काम नहीं करेगी। और अब पॉइंट 2 आना जरूर बहुत जरूरी है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है उसके बिफोर एंड आफ्टर फोटोज अमेरिका ने रिलीज किए हैं। जैसे आपने वेंटिलेशन शाफ्ट यहां पर देखा जो सर मेंशन कर रहे थे, उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, 2008 की तस्वीर है, 2009 की तस्वीर है, और अब 2025 की तस्वीर रिलीज की गई है। इससे क्या हमें पता चल रहा है कि ये ब्लॉक हो चुके हैं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जो 2008 में था ये वेंटिलेटर शाफ्ट जो है बहुत क्लियरली दिख रही है, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या स्मार्ट किया, इसके ऊपर कवर कर दिया। कवर करने से क्या हो गया कि देखिए खुला तो है, हवा तो जा रही है, लेकिन ऊपर से नहीं दिखता और लगता है कि जैसे कि बिल्कुल साथ है। पर जब वो अटैक किया तो देखिए ये शाफ्ट जो है वो नहीं दिख रही, और डायरेक्टली वो होल दिख रहा है जिसमें मेन शाफ्ट है। यानी कि वो बॉम्ब ने इसके थ्रू जाते हुए ये तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया और अंदर जाके एक्सप्लोड किया। तो ये तो क्लियर हो गया बिफोर और आफ्टर में कि बॉम्ब का होल है। कम से कम इस शाफ्ट के तो परखच्चे उड़ ही गए हैं। अच्छा, इस शाफ्ट का? अब इस शाफ्ट में देखिए ऊपर भी दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे जो कवर्ड नहीं है 2008 की 2009 में कवर कर दी है। ये देखिए फरवरी 6, 2024 में, हाँ, उसको कवर किया हुआ है। हाँ। तो इसको कवर कर दिया। अब इसको बनाया है एम पॉइंट, और इसको एम पॉइंट बनाने के बाद जब बंकर बस्टर बॉम्ब इस पे गिरता है तो यहां देखिए ये पूरा का पूरा खुला हो गया और वो मेन होल सी बन गई है जिस वो वेंटिलेटर शाफ्ट को बंद कर चुकी होगी, क्योंकि वो एक्सप्लोड किया होगा नीचे जाके। उससे पूरी की पूरी वेंटिलेटर शाफ्ट जो है वो तबाह होगी। यानी कि जैदी साहब, ये तो हम मान ही सकते हैं, भले से ही यूरेनियम को कितना असर पड़ा है ये तो अभी उसका एनालिसिस होना बाकी है, लेकिन ये फैसिलिटी पूरी तरीके से इनऑपरेबल, आउट ऑफ एक्शन हो गई है। अगर सेंट्रीफ्यूज डैमेज हो गया है, ये सेंट्रीफ्यूज बोला है कल अमेरिका ने, हमने सेंट्रीफ्यूज इनका उड़ा दिया है, हमने एनरिचमेंट इनका उड़ा दिया है, अब आप यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते। अगर आपके पास यूरेनियम है भी, उसको आप बॉम्ब कहां बनाएंगे? देखिए, ये बात पॉसिबल है कि नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ हो, और ईरान को इन्होंने कुछ महीने के लिए पीछे धकेल दिया हो, कुछ साल के लिए पीछे धकेल दिया हो। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपसे कि जो एटम बम और ये यूरेनियम का जो पूरी प्रक्रिया है, ये खाली किसी एक जगह को बम्बारमेंट करके किसी मुल्क से नहीं छीनी जा सकती, बल्कि ये यूनिवर्सिटीज में होती है, कॉलेजेस में होती है, साइंटिस्ट के दिमागों में होती है। आप कितने साइंटिस्ट मारोगे एक देश में? जब वो एक प्रक्रिया है तो वो कभी भी शुरू हो सकती है, कभी भी मशीन होती है, जैसे कि आपको मशीन के, हमारे यहाँ पे गेस्ट आपको कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं सिवाज सर। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि पद्मा जी, जो कि ये 3 फैसिलिटी हैं, जो फोर्दो की, नतनाज और इस्फरान, ये यूज नहीं हो सकती। इस पे जो पनिशमेंट दी गई है इतनी ज़्यादा है कि अब वो नॉन यूजेबल है, वो नॉन ऑपरेटिव है।
पॉइंट यही है कि क्या उससे यूरेनियम निकाल दिया या नहीं। अगर यूरेनियम निकाल दिया तो ये जो पॉइंट आप बता रहे हो बिल्कुल ठीक है। वो कौन सी न्यूक्लियर की फैसिलिटी जहां उसको वो प्रोसेस कर सकते हैं, वो तो है ही नहीं इनके पास अभी, वो उनको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये सच्चाई है। ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता अभी कि कोई नहीं, आप सुन लें, इसके अंदर आपको यही देखना पड़ेगा कि अगर आप 400 केजी के करीब इनरिच यूरेनियम को लेके चले गए पिकैक्स माउंटेन में, जिसकी एक बात बताई जा रही है, तो आपको उसको जो आप इनरिच करना है वो कहीं और करना पड़ेगा। कौन सी फैसिलिटी आपकी अभी ऑपरेटिव है ये टाइम ही बताएगा। मगर त्रिपाठी सर, यानी कि सच्चाई है कि आप बहुत सेटबैक तो बहुत बड़ा है ईरान को। यानी कि मटेरियल भले से ही बच गया हो, मशीन को डैमेज हुआ है, कोई और कहीं और से मशीन मिल सकती है इस वक्त ईरान को, जिस तरीके की सिचुएशन में वो है। त्रिपाठी सर देखिए, बिल्कुल ईरान को और कहीं से मशीन मिल सकती है, चाइना से मिल सकती है, रशिया से मिल सकती है, सेंट्रीफ्यूज वहाँ से मिलना मुश्किल नहीं है, नॉर्थ कोरिया से मिल सकती है। लेकिन मैं जनरल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए और आपकी बात पे आता हूँ कि बिफोर और आफ्टर तो दिखाया जा रहा है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ ये नहीं दिखाया जा रहा है। यानी कि अभी भी शक की सुई अमेरिका के ऊपर है कि बॉम्बिंग क्यों नहीं दिखा रहे आप? मतलब सैंपल आप दिखा रहे हैं। हाँ। जब आप बॉम्ब के गिरते हुए सैंपल की फोटो ले सकते हैं वीडियो, तो एक्चुअल वीडियो क्यों नहीं ली? आपको क्यों लगता है क्यों नहीं दिखा रहे? नहीं लिया इसलिए कि पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ। देखिए, 2-3 चीज इसमें आप देखिए तो ट्रंप ने एक और आप ये कह रहे हैं कि हमने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को दशकों पीछे धकेल दिया, यानी 10 साल तक कुछ नहीं कर सकता। तो दूसरी ओर आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि अगर ईरान ने कभी कुछ किया भी तो हम फिर से हमला करेंगे। अरे 10 साल तक तो पता नहीं आप कहाँ रहेंगे, ईरान की लीडरशिप का कहाँ रहेगी। दूसरी चीज ये, ट्रम्प सर को तो लगता है, ट्रम्प साहब को लगता है कि वही प्रेसिडेंट रहेंगे कम से कम 1-2 दशक तक। दूसरी चीज देखिए, IAEA का कहना है कि नहीं साहब, वो फैसिलिटी पूरी तरह बर्बाद, ईरान की पारमाणविक क्षमता पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई। इसी के साथ साथ अमेरिकन डिफेंस के इंटेलिजेंस का कहना है कि साहब पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई, जिसको ट्रंप ने झुटलाया, बोलते हैं कि नहीं ये बिल्कुल गलत है। अब सवाल ये है कि अगर अमेरिकन डिफेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गलत है तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि लीक हो गई है, हम उसकी जांच करेंगे? उसमें कुछ है ही नहीं तो लीक करने का कोई सवाल। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उनको हम जेल कर सकते हैं। कैरोलाइन लेविट से पूछा गया था कि क्या एक्शन आप लेंगे, उन्होंने कहा है कि ये इनिशियल असेसमेंट था, इसमें बहुत कुछ चेंज हो सकता है और जिसने भी लीक किया उसको हम जेल करेंगे। बहल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप जनरल कैन की बात को सुने तो वो ये कहते हैं कि 6 बॉम्ब इस्तेमाल किए गए फोर्दो पे, जबकि पहली खबर आई थी कि 12 और 2 नतांस पे हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक इसका ये मतलब हुआ कि 6 बॉम्ब ही इस्तेमाल हुए इसमें। दूसरी चीज, ये वेंटिलेशन शाफ्ट कहां जाती है? क्या ये बंकर पे जाती है कि टनल में जाती है? अगर तो बंकर पे नहीं जाती तो कहीं ना कहीं जो बंकर के अंदर सेंट्रीफ्यूज होंगे उस पे कितना डैमेज हुआ है ये भी यहां से कह नहीं सकते। और तीसरी चीज आती है कि क्या कुछ एडवांस सेंट्रीफ्यूज, चाहे वो पिकैक्स माउंटेन है या दूसरी जगह, क्या वहां पे भेजे गए हैं? जो मेरे को अपनी जानकारी है कि कुछ एडवांस सेंट्रीफ्यूज हर जगह पे अवेलेबल हैं, जिसका मतलब अगर वो 408 केजी का यूरेनियम वहां पे पहुंच चुका है, और एक जगह पे नहीं रखेंगे 408 केजी का यूरेनियम, वो उसको स्प्रेड आउट करेंगे। तो पिकैक्स माउंटेन पे कुछ हो गया, कुछ कहीं और हो गया, 2-3 और जगहों पे रख सकते हैं, तो वो वहां पे उसको एनरिच करके बहुत जल्दी ही। और एक चीज, लास्ट चीज मैं इस पे कहना चाहता हूं कि अगर आपको 2021 की इजराइल की स्टेटमेंट को अगर बहुत ध्यान से सुने तो उन्होंने कहा था दे आर फ्यू वीक्स अवे फ्रॉम मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन। फ्यू वीक्स बोला था 2021 में। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो एक्चुअल एनरिचमेंट है, जिसको ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को 60% पे कह रहे हैं, हो सकता है कि वो इससे काफी ज्यादा हो, खाली 60% ना हो। फाइनेंशियल टाइम्स, यानी कि जो यूरेनियम की बात की जा रही है उसको लेकर के यूरोपियन मीडिया ने, ब्रिटिश मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने वही कहा है जो बार बार ईरान कह रहा है कि अधिकांश यूरेनियम भंडार हमलों से सुरक्षित है। ईरान ने हमले से पहले ही 400 किलो संवर्धित यूरेनियम हटा दिया था और एक सीक्रेट जगह पर इसको रखा गया है। ये ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि ये भंडार परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। हमलों से ईरान को झटका तो लगा है, लेकिन यूरेनियम सुरक्षित है। अब
डोनाल्ड ट्रंप तो त्रिपाठी जी बहुत नाराज है। ऐसा ना हो कि कहीं वो अखबार के संपादक को ही डाल दे जेल के अंदर। खैर वो तो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं। उन्होंने पूरी तरीके से इसको नकार दिया है। कितना हम इसको बिलीव कर सकते हैं, यह कहना भी जरूरी है कि जो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस है तुलसी गैबार्ड, उन्होंने कहा कि जो ये रिपोर्ट लीक की गई है वो भी एक इनिशियल रिपोर्ट है, वो पहले 48 घंटे की रिपोर्ट है, अभी भी हमें इनपुट्स आ रहे हैं, कोई वहां साइट तक नहीं पहुंचा है, इसीलिए इस पर विश्वास करना गलत होगा, सेना के खिलाफ होगा। देखिए अभी जिस वक्त हमला हुआ था फोर्डो पे, उससे 2 दिन पहले एक आपने तस्वीर देखी होगी, करीब 18 या 20 ट्रक फोर्डो वो सैटेलाइट इमेज जो आई थे और वो मतलब मूव कर रहे थे। तो इसका मतलब कुछ मूवमेंट तो हो रहा है। ईरान को पहले से पता था। अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं, ये फोर्डो पे हमला और उसके जवाब में कतर के एयरबेस पे हमला, ये थोड़ा नूरा कुश्ती वाला मामला है। तीनों देशों को एग्जिट का रास्ता चाहिए था। ट्रम्प को रास्ता चाहिए था कि दिखा दें कि बस अब ईरान ख़त्म हो गया, हमने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया। इज़राइल अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हमने ईरान को परास्त कर दिया है। ईरान अपनी पीठ थपथपा रहा है कि यूएसए जैसे एक सुपर पावर के सामने इतने दिन तक खड़ा रहा है। और ये भी अब आ रहा है खबरों में कि कतर के बेस पे हमले से पहले ईरान ने ऑलरेडी कतर को बता दिया था कि 10 घंटे पहले कि हम ये हमला करने जा रहे हैं। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद माना है। उन्होंने नेटो में जाकर के कहा था दैट ईरान टोल्ड अस, दे कॉल्ड अस अप एंड सेड 1 बजे हमला कर दे। मैंने कहा है 1 बजे मुझे सूट करता है, आप 1 बजे बम गिरा देना, हमने पूरा खाली कर दिया। ये मिली भगत ने बोला है, ये मिली भगत थी। उन्होंने कहा आप अपना न्यूक्लियर मटेरियल हटा लीजिए, हम आप पे हमला कर देंगे, फिर आप हमारे ऊपर हमला कर दीजिए प्रायर इंफॉर्मेशन। पर सर मेरा सवाल ये है कि बाकी सब कुछ फिक्स मैच हो सकता है, कतर का हमला फिक्स मैच हो सकता है, पर आप क्या सच में कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं? कल को ईरान फिर से एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके तैयार कर देगा, फिर तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा। बिल्कुल बना सकता है ईरान, 1 साल 1.5 साल के अंदर बना सकता है। देखो ये मैं फिर बात कर रहे हैं कि पद्मा जी, ये आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया, जब नॉर्थ कोरिया ने बना लिया, पाकिस्तान। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र अभी त्रिपाठी सर कर रहे थे। 16 ट्रक फोर्डो के आसपास 19 जून को देखे गए थे सैटेलाइट। या बिल्कुल ये तो देखो, ये भी इसके ऊपर भी किसी ने काउंटर किया है। देखो 2 बातें हैं कि ये सच्चाई है, ईरान क्यों नहीं आज तक न्यूक्लियर हथियार बना पाया, क्योंकि जब भी वो बनाने के करीब होता है, या तो काइनेटिक या नॉन काइनेटिक हमला करता है इजराइल, या तो उसने साइबर वारफेयर से पिछली बार किया था 2021 के अंदर भी, 2019 में भी, तो ये इसको पीछे कर देता। और मुझे लगता है अब भी जो कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, इसकी जो है ये 3, 4, 5 महीने कुछ टाइम के लिए पीछे चला गया। अब आगे क्या करेगा ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका, वो समय ही बताएगा। मगर ये समझना कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा वो शायद गलत होगा, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ ये भी गलत होगा। अब ये बात करते फोर्डो से कि 17 से 18 ट्रक देखे गए 2-3 दिन पहले, मगर उसमें एक और काउंटर पॉइंट आ रहा है कि मोसाद जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी ईरान में। ये टॉप साइंटिस्ट को मार दिया, टॉप मिलिट्री कमांडर को मार दिया। क्या इतना आसान है कि कोई और देश ऐसे कर पाया है? इसका मतलब अगर उन्होंने ये इनको मार दिया, क्या वो फोर्डो, नटाज और इस्फरान के अंदर सर्विलेंस नहीं रखेंगे? तो ये भी काउंटर है, मगर ये सच्चाई है कि एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि हर चीज में सच्चाई जो है वो कैजुअलिटी हो रही है। आज तक ये एग्जैक्ट कहना सबके लिए मुश्किल है, कितना नुकसान हुआ, कितने डिले होगा, क्या बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्या एनरिच यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया? हाँ, अगर सबसे बड़ा सवाल जो है वो यूरेनियम के प्रेजेंस के ऊपर ही है, क्या उसको शिफ्ट किया नहीं किया। जहां तक डैमेज का सवाल है वो तो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। मैं एक चीज और बताऊं, अगर एनरिच यूरेनियम को शिफ्ट करने में सक्सेसफुल हुआ है ईरान, तो वो 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा डिले नहीं हुआ, वो उसको दोबारा इनरिच कर लेगा। ये क्योंकि वो इनरिच है 60% के करीब तक, जो 400 kg उन्होंने शिफ्ट किया है
फोर्दो से, अगर पिकैक्स जिसकी बारे में बात हो रही। तो अशरफ जैदी साहब, क्या यही अगला एम है कि 2-3 महीने के अंदर आप अपना बॉम्ब बना करके तैयार कर लें? जिस तरीके के हाव भाव कल अली खामेनेई के भी थे, उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा है, हमने इजराइल के ऊपर जीत हासिल की है, हमारे यूरेनियम को बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है। और उससे भी बड़ी बात इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान की गार्डियन काउंसिल ने और उनके पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन को अप्रूव कर दिया है जिसके तहत तेहरान अब आईएईए के बाहर है, यानी कि आईएईए इंस्पेक्टर्स अब उनको नहीं एग्जामिन कर पाएंगे। इसको कैसे देखा जाए, इसकी मंशा क्या है? ये जो एक नया कदम है ईरान की तरफ से, आईएईए ने इस बात का खंडन किया है, लेकिन इसको हम कैसे देखें? क्या अब ईरान अगले कुछ महीनों में अपना बम बना करके तैयार करेगा? ये ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान कई सालों से यूरेनियम इनरिचमेंट के पीछे तो है, लेकिन वो अपने उसको अमन और शांति के लिए और जो दूसरे उसके काम है उनको इस्तेमाल करने के लिए उनका जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामेनेई, उनका एक साफ फतवा है, एक रिलीजियस अथॉरिटी है चूंकि वो वहां पे भी, उनका फतवा है कि हम एटम बम नहीं रख सकते, और इसीलिए ईरान ने कभी एटम बम की तरफ वो नहीं गया। लेकिन जंग से पहले वहां की कुछ अथॉरिटीज ने दुनिया को, अमेरिका और इसराइल को ये बोला था कि अगर आप लोग हमारे देश के लिए खतरा बनते हो तो शायद हम अपनी जो एटमिक डॉक्ट्रीन है उसको चेंज कर सकते हैं और हम एटम बम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये वहां की पार्लियामेंट का ये बिल पास करना कि हम आईएईए से निकल जाते हैं, ये उसी का रिएक्शन है जो अमेरिका, यानी कि आप कह रहे हैं इस कदम को हम ऐसे ही इंटरप्रेट करें कि अब वो बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं? मुमकिन है ईरान अपनी डॉक्ट्रीन में चेंज लेके आए, एक बड़ा चेंज देखने को मिल जाए, और फिर मुमकिन है कि ईरान उस एटमी बनने के नजदीक पहुंच जाए। ईरान एटम बम बना सकता है। वहां के सुप्रीम लीडर का साफ कहना है कि एटम बम ये हमारी रिलीजियस मान्यता के खिलाफ है। पार्टी सर, इसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? आईएईए ने फिलहाल कहा है कि हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट किया गया है, ये ऑफिशियल है ईरानी मीडिया में कि आईएईए के साथ सहयोग करने से अब ईरान ने साफ मना कर दिया है। इसके लिए उन्होंने अभी मना नहीं किया है, अभी मना नहीं किया है, सिर्फ पार्लियामेंट में ये सर पार्लियामेंट ही नहीं, कल ईरान की गार्डियन काउंसिल ने भी इसको पास कर दिया है। ये ईरानी मीडिया के हवाले से आ रहा है, पहले पार्लियामेंट ने पास किया था, फिर गार्डियन काउंसिल ने भी, यानी कि अब ये कानून वहां पर बन गया है। जैदी साहब, देखिए, उस प्रस्ताव में पद्मजा ये है कि आईएईए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ईरान में बिना ईरानियन गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं भेज सकता। पहले जब JCPOA वाला रिजीम था, ज्वाइंट कमीशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन वाला, तो उसमें क्या था कि उसमें आईएईए कभी भी हर 6 महीने पर जाकर के आईएईए वो करती थी, उनसे इंस्पेक्ट करती थी। अब ईरान ने, जब से ट्रंप ने आपको याद होगा 2017 में शायद ट्रंप ने साइन करने से इनकार कर दिया था और तब ये समझौता ख़त्म हो गया था, तो अब ईरान ने कहा है कि आगे से आईएईए हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकती। अब देखिए, वो टेक्निकली कह रहे हैं कि हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकती, मतलब परमिशन तब देंगे जब उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि उनके पास जो चीज़ें हैं वो आईएईए के इंस्पेक्शन से सुरक्षित हैं, उनकी जद से बाहर, वहाँ तक आईएईए नहीं पहुँच सकता, इतने गुप्त रूप से रखे गए हैं। कह देंगे कि आइए आप देखिए ये हमारी फैसिलिटीज़ हैं, ओपन फैसिलिटीज़ दिखा देंगे। उससे पहले वो आईएईए को जरा सा भी हवा भी नहीं लगने देना चाहते कि वो क्या करने जा रहे हैं। बस सर, अब तो वो कह रहे हैं हम आईएईए के इंस्पेक्टर्स को आने ही नहीं देंगे बिना हमारी परमिशन के। नहीं, आने ही नहीं देंगे, परमिशन नहीं है। वो कह रहे हैं हम आईएईए के बाहर हैं, अब हम उससे विड्रॉ कर रहे हैं। उससे पद्मा जी बाहर नहीं, उससे एनपीटी से बाहर है। आपको समझना चाहिए कि ये एनपीटी का मेंबर है, जो भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर है वो ड्यूटी बाउंड है, आईएईए उसकी इंस्पेक्शन करेगी। मगर ईरान अगर एनपीटी से बाहर निकल गया तो फिर आईएईए है नो लोकल स्टैंड आई ऑन दैट, वो है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो JCPOA, इसको हम ऐसे ही इंटरप्रेट करें कि अब वो एनपीटी से बाहर है। ऐसे ही एनपीटी से बाहर निकल गया कल को, जैसे भारत एनपीटी का हिस्सा नहीं है, इजराइल एनपीटी का हिस्सा नहीं है, तो हमारे पास आईएईए नहीं आती है। अगर कल को ईरान आईएईए एनपीटी से बाहर निकल जाता है तो आईएईए नो रोल ऑन दैट।
दूसरी बात जो त्रिपाठी साहब बोल रहे थे, ये जो क्या है कि JCPO 2015 में साइन की थी P+5+1, इसका मतलब जो परमानेंट मेंबर प्लस जर्मनी। 2018 में जो डोनाल्ड ट्रंप इससे निकल गए थे, तो उसके बाद 2019 से फिर ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट करने लग गया, और ये सच्चाई है। इसने 60% से ज्यादा की तरफ ईरान जा रहा था। जब बात आती है कि नहीं वो तो ओनली पीसफुल पर्पज था, उसके लिए तो 4 to 5% चाहिए। बताइए जैदी साहब, यानी कि 60% अगर आपने कर लिया, 90% के लिए आपको 1-2 महीने चाहिए, आप नो डर्टी बॉम्ब बना सकते। पर जैदी साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने फतवा दिया हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब के खिलाफ, बिल्कुल वो कभी बनना ही नहीं था। जैदी साहब वो तो कह रहे हैं जिस तरीके का एनरिचमेंट चल रहा था पहले से ही, एम तो वही था, टारगेट वही था ईरान का। पहले से ही आप कुछ भी बहाना बना लें कि अमेरिका ने अटैक किया इसलिए हम बना रहे हैं, इजराइल ने अटैक किया इसलिए हम बना रहे हैं, बना तो आप पहले भी रहे थे। नहीं, देखिए जितना ईरान ने इनरिचमेंट किया है वो सब उसकी जो पीसफुल प्रोग्राम्स हैं, जो मेडिकल, हेल्थ और इस सेक्टर में या बिजली के आयात और निर्यात के अंदर काम आने के लिए जरूरी है, उतना उन्होंने किया है। पर बिजली के लिए आपको इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत है? 3.67% करो, यानी कि 5% से भी नीचे रखोगे तो आप बिजली का संचार कर सकते हैं। लेकिन मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं यहां पे। सबसे पहले चीज ये है कि ईरान के पास कितना समय था। 2 महीने थे जब वो बातचीत चल रही थी, 60 डेज। उसके बाद 10 दिन जब वो हमले चल रहे थे, और उसके बाद भी 2 हफ्ते का टाइम था जिसमें 2 दिन के बाद स्ट्राइक हुई है। तो कहीं ना कहीं ये क्लियरली था कि ईरान अगर कोई भी जो नॉर्मल देश है, जो नॉर्मल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से बात करता है, तो वो अपने जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, चाहे वो UF6 है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है जो फ्यूल होता है न्यूक्लियर का, या फिर चाहे वो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको निकाल देगा, उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे छुपा देगा जहां से जिसके ऊपर हमले होने के चांसेस कम है। और दूसरी चीज आती है एक रियलिटी चेक। रियलिटी चेक क्या है ईरान के लिए आज? जब उस पे हमले हो रहे थे वो रिएक्ट कर रहा था। अमेरिका ने तो मदद की, इजराइल की इक्विपमेंट भी दी, इंटरसेप्टर्स भी दिए, एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए, और खुद भी हमला किया। लेकिन कौन आया सपोर्ट पे ईरान के? ईरान के रशिया ने स्टेटमेंट्स दी, डिप्लोमेटिक काम है, एयर डिफेंस सिस्टम में हेल्प कर दूंगा, कुछ सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे दूंगा, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। चीन जो था उसका तो बिल्कुल ही म्यूटेड स्टेटमेंट था, हार्डली कोई चीन का कोई डायलॉग भी उसमें समझ आया या सुनने को मिला। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि अब ईरान को समझ आ गया है कि अगर उसको अपना अस्तित्व बनाना है तो उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पड़ेगा। यह रियलिटी चेक हुआ है उसके साथ, और वो चाहेगा कि अब मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊं, चाहे कैसे बनाऊं, छुप के बनाऊं, कहां बनाऊं, लेकिन उसको एडवर्टाइज शायद वो ना करे, क्योंकि जैसे कि इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वेपन है, ईरान को लगता है कि अब उसके साथ कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कम से कम न्यूक्लियर बॉम्ब तो हो। यानी कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है, आपका पूरा लक्ष्य था कि आप ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोके, एक तरीके से आपने उसको धक्का दे दिया है कि भाई जल्दी जल्दी बॉम्ब बनाओ, और यूरेनियम कहाँ है उसका कभी किसी को पता नहीं। इसमें दूसरी पहल भी है। अगर आप देखें चीन और रूस, उन्होंने साथ नहीं दिया, वो इस बार खुल के नहीं आए, और उसके अंदर यह भी लग रहा है कि इवन चाइना और रशिया भी नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाए, क्योंकि ईरान जिस दिन न्यूक्लियर हथियार बना लेगा तो ये पूरे आप मिडिल ईस्ट की ही स्टेबिलिटी के लिए नहीं है, पूरी वर्ल्ड की पीस के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये नहीं कि इजराइल ही डरता है, जो दूसरे मुस्लिम वर्ल्ड हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, जॉर्डन, उनके लिए भी एक खतरा है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाता है। तो ये समझना चाहिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जितने भी जो न्यूक्लियर स्टेटेड ऑफिशियल देश हैं, जिसके अंदर चीन भी आता है, रूस भी आता है, फ्रांस भी आता है, UK भी आता है और US आता है, वो अभी किसी भी को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना देना चाहते। वो नहीं चाहते क्योंकि उससे पूरे वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी आती है। मुझे लगता है चीन और रूस का एक तो ये है। दूसरी बात ये सच्चाई है, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश फिर करेगा। न्यूक्लियर हथियार बनाना उसका स्टेटेड एम है, चाहे वो बता नहीं रहा हो। 60% से ज्यादा इनरिच यूरेनियम का कोई और मतलब ही नहीं है। पीसफुल पर्पज 5% से कम होता है, ये 60% तो बहुत पहले कर चुका है, और 90% अगर इसको करना हो तो अगले 2-3 महीने में कर सकता है, जिससे वो बम बना सकता है। त्रिपाठी सर, देखिए 2-3 चीज़ें थी। एक तो जैसा कि जनरल साहब कह रहे हैं, 63% के करीब रिपोर्ट के हिसाब से ईरान एनरिच कर चुका था, तो वो इस स्थिति में था कि 90% पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता। दूसरी चीज़, IRGC के ही एक प्रवक्ता ने कुछ दिन पहले बयान दिया था
कि हमको कई साल पहले से ही अंदेशा था कि अमेरिका या पश्चिम हमारे ऊपर हमारे परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हमला करेंगे। इसलिए हमने पहले से ही शुरुआत कर दी थी ये करने की कि इनको हम ज़रूरत पड़ने पे कहाँ कितनी जल्दी और कैसे हटा सकते हैं अपने परमाणु मटेरियल को। तीसरी चीज़ देखिए, ये यहाँ बड़ी अजीब समीकरण हुई है, जैसे कि सिंह साहब भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रम्प कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव था ईरान को न्यूक्लियर न बनने देना, वो हमने पूरा कर लिया। वो लगता है पूरा नहीं हुआ। वो लगता है, अमेरिका बोल रहा है हमने कर दिया। हाँ, इजराइल, अब देखिए यही परसेप्शन वॉर है, आप किसकी बात पर विश्वास करेंगे? इजराइल के दो ऑब्जेक्टिव थे। इजराइल का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान को न्यूक्लियर न बनने देना और उसको इस हद तक तबाह कर देना कि वो फिर असर उठाए, वो भी नहीं हुआ। दूसरा था कि रिजीम चेंज, ट्रम्प का भी पहले था, ट्रम्प ने बाद में कह दिया रिजीम चेंज हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इजराइल का फिर भी रिजीम चेंज ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव तो कतई पूरा नहीं हुआ। ये आपने बहुत जरूरी बात की है, क्योंकि इसी पर मेरा अगला सवाल था कि अली खामेनेई का अब अगला क्या होने वाला है। लेकिन इसी जो अभी हम इशू डिस्कस कर रहे हैं उसको आगे ले जाते हुए जरीर साहब एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल सही बोला अभी जनरल साहब ने और बहल साहब ने कि किसी ने अभी साथ नहीं दिया ईरान का। ये जो पूरा युद्ध हुआ था, द 12 डे वॉर जिसको डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, उसमें किसी देश ने आगे बढ़ करके उनका साथ नहीं दिया। इसीलिए अब वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई हमें ही खुद की रक्षा करनी है। लेकिन एक तरीके से फिर आप क्लीन पास दे देंगे ना। अगली बार जब हमला होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, इजराइल ने क्या बोला है, आप बम बनाएंगे, अगली बार जो हमला होगा वो 12 दिन में खत्म नहीं होगा, वो ईरान को ही खत्म करके वो हमला रुकेगा। आप बॉम्ब बनाने की राह पर आगे बढ़ेंगे, यानी कि आप अमेरिका को, इजराइल को ये ग्रीन सिग्नल दे देंगे कि हां हम बम बना रहे हैं, आप हम पर हमला कीजिए। अगला अटैक तो और भी जबरदस्त होगा। दो बातें मैं कहना चाहूंगा, दो बातें मैं कहना चाहता हूं इसमें आपके सवाल के जवाब में। वो एक तो ये कि अगर अमेरिका और इस्राइल ईरान को बम बनाने से रोक सकते थे या उनके अंदर क्षमता होती, तो ये 12 दिन या इस जंग को लंबा भी वो खींच सकते थे, 1 साल, 2 साल, 4 साल, और ईरान को तहस नहस करने के लिए, उसको न्यूक्लियर न बनने देने के लिए उस जंग को लंबा खींच सकते थे। लेकिन उनको मालूम हो गया 12 दिन के अंदर कि हम ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर सर इसका उल्टा अमेरिका कह रहा है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स थे, हम गए 11 बेसिस को तबाह किया, आतंकियों को खत्म किया, रोक दिया। वैसे ही अमेरिका, इजराइल आज कह रहे हैं हमारे लिमिटेड बेसिस थे कि हम न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म करें, उसके बाद हमने रोक दिया। नहीं, जंग से पहले जो उनके अहदाफ थे वो अलग थे। रजीम चेंज उसमें टॉप के ऊपर था, उनके ऊपर दूसरे जो अहदाफ थे वो कोई भी हासिल नहीं हुआ। देखिए, जब किसी देश के ऊपर एक दो यानी अमेरिका और इस्राइल दोनों एटमी पावर हैं, इन्होंने हमला किया है एक ईरान के ऊपर, तो अब जाहिर सी बात है वहां की अंदर से जो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होगा और वो यही होगा कि वो खुद भी एक एटमिक पावर बने। और मैं समझता हूँ ईरान के अंदर ये पोटेंशियल अब मौजूद था पहले से, और इसको गवर्नमेंट को अपनी डॉक्ट्रिन चेंज करनी होगी। अभी जो दिख रहा है, जो पब्लिक ओपिनियन आ रहा है, वो यही है कि अब हमें न्यूक्लियर बनने से अमेरिका और इस्राइल भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, डॉक्ट्रिन तो चेंज हो गई है, अब इस डॉक्ट्रिन का रिएक्शन क्या होगा पूरी दुनिया में कर सकते थे जो नहीं कर पाए, ये देखना बहुत जरूरी है। आपने रिजीम चेंज की बात की और ये इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन है, अली खामेनेई का क्या होगा, क्योंकि कल एक बयान देकर के जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि हम उनको असैसिनेट करना चाहते थे लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मिली नहीं। अब बहुत से लोग बहल सर ये सोच रहे हैं कि कहीं एक इशारा तो नहीं है कि हम असैसिनेट करेंगे अब आने वाले दिनों में, और ये सवाल इसलिए भी जैद साहब आती हूँ आपके पास बहल सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहला तो मंशा ये है कि ऐसे टाइम में बोले ही क्यों,
अली खमैनी की लोकेशन के बारे में या डेथ के बारे में या किसी भी तरीके से टारगेटिंग के बारे में, जो क्लियर है, नेतन्याहू ने हमेशा से कहा है कि खमैनी को मार के ही, रजीम चेंज करके ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म शांति आएगी। तो क्या वो असैसिनेट करेंगे? बिल्कुल, वो पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो मोसाद के थ्रू हो या फिर किसी और तरीके इनडायरेक्ट, जैसे सुलेमानी को मारा गया था, अमेरिकन ने मारा था उनको, या जैसे कि मारा गया था हानिये को, वो मारा था मोसाद ने। या बहुत जरूरी बात कह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये भी है, और जैदी साहब आप पे आ रही हूँ ये सवाल का जवाब लेने के लिए, सीज फायर के बाद कहां हैं खामेनेई? उनकी लोकेशन पर अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या जान बचाने के लिए अभी भी वो बंकर में छुपे हुए हैं? क्या उनको हत्या का डर सता रहा है? इस्माइल हानिया के जिक्र किया बहल सर ने, और उनकी तुलना आप खामेनेई से क्यों की जा रही है? इस्माइल हानिया ने अपनी हत्या होने से कुछ महीने पहले जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके रिलीज किए थे वो किसी बंकर जैसी जगह से थे। क्या अली खामेनेई जो अब स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं, जो तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में क्या वो किसी बंकर में मौजूद हैं? उनके जो पहले स्टेटमेंट्स आते थे और अब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनमें बहुत फर्क है। वीडियो में दिखाई दे रहा है। बीबीसी के मैं एनालिसिस पढ़ रही थी जैदी साहब, बीबीसी ने कहा है कि वो थोड़े से थके हुए दिखाई दे रहे हैं, कमजोर दिखाई दे रहे हैं, उनके वीडियो में बहुत कट्स हैं, लाइटिंग ठीक नहीं है, एको आ रही है। देख करके लग रहा है कि अली खामेनेई को भी डर है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। इजराइल कास ने बोल ही दिया, हम असैसिनेट करेंगे। बिल्कुल, देखिए, किसी भी इस तरह का इंसान जिसके पीछे दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति, अमेरिका जैसी शक्ति, इसराइल जैसी मोसाद एजेंसी लगी हुई हो उसको असैसिनेट करने के लिए, और उनका टारगेट भी वही हो, जब वो अपने हदफ को नहीं पहुंच पाते तो जाहिर सी बात है कि जो लोकल एजेंट्स हैं उनके थ्रू ये काम करा सकते हैं, और दूसरे देशों में इस तरह के ऑपरेटिव एक्शंस हुए हैं। तो जहां तक बंकर में छुपने का सवाल है, मैं इससे एग्री नहीं करता। देखिए, जब कोई लीडर एक देश का लोकप्रिय नेता होता है, उसकी जान बचाने के लिए वो सारी प्रक्रियाएं, वो तमाम तर कोशिशें उसकी देश की जो इंटेलिजेंस है, देश की जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो करते हैं। इमाम खामनेई और आयतुल्लाह खामनेई के लिए भी शायद उन्होंने वो सारी चीजें हतमन की होंगी कि जैसे जिस तरह वो पहले रहते थे ऐसे जंग के मौके पे तो नहीं रहेंगे जब सामने नहीं, पर अब तो सीज फायर हो गया। क्या वो अभी भी बंकर के अंदर है? अब सीज फायर के बाद किसका डर है? कर रहा है। अब उनका जो वीडियो आया है वो सीज फायर के बाद आया है, क्या वो बंकर के अंदर अभी भी है? बिल्कुल, ईरान ने अभी तक सीज फायर की किसी बात को और किसी तरीके का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। अभी भी ईरान डिफेंसिव मोड पर है, और उन्होंने उनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट, इस तरह का बयान उनके यहाँ से आया है कि हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए लास्ट वक्त तैयार हैं। एनालिसिस इस लेवल पे होता है। आपको एक दिलचस्प चीज बता दूं कि उनका जो वीडियो का एक एनालिसिस में पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि वो अपने बाएं हाथ की उंगली में अक्सर एक अंगूठी पहनते हैं। हाल फिलहाल में वीडियोस में वो अंगूठी गायब हो गई है। क्या उनको ये डर है कि किसी तरीके से बग कर दिया गया है उनकी अंगूठी को, उन पर जासूसी करने के लिए? देखो, सच्चाई ये है, आयतुल्लाह अल खमैनी एक टारगेट थे जब लड़ाई थी, मगर अभी नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है, जब भी कभी भी ऐसा कुछ होता है पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। ईरान के अंदर सारे के सारे आयतुल्लाह अल खमैनी के पीछे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि अब वो ज्यादा पॉपुलर हो गए। हाँ, और बिल्कुल। और तीसरा, इराक का भी देखा था अमेरिका ने, सदाम हुसैन को मार के उससे भी रेडिकल नई गवर्नमेंट आई थी, कॉस कंफ्यूजन हो गया था। उन्होंने अभी यही सोचा है आयतुल्लाह अल खमैनी को ही रखना बेटर है, इससे पहले कि कॉस और कंफ्यूजन ईरान में हो। ठीक है, आगे क्या होगा अली खामेनेई का? क्या ईरान एक न्यूक्लियर बम बनाएगा? और सबसे जरूरी सवाल जिस पर अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या वो न्यूक्लियर बम अगले 2-3 महीनों में बना सकेगा? क्या उसका यूरेनियम अभी भी पहले ही की तरह सुरक्षित है?